अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉन्फ्लिक्ट मॉडल जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंटल केयर का कॉन्फ्लिक्ट मॉडल। तो इससे पहले हमने पेरेंटल प्रोविजन मॉडल पढ़ा है और सिम्बायोसिस मॉडल पढ़ा है। तो आपको पता है कि पेरेंटल प्रोविजन मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि फ्लो ऑफ रिसोर्सेज यूनिडायरेक्शनल होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एंड द ऑफस्प्रिंग दे आर द पैसिव रेसिपिएंट्स, and in return the parents don't get any benefit from their offspring. ये तो था पेरेंटल प्रोविजन मॉडल। और सिम्बायोसिस मॉडल क्या था अभी बताएं। सर वो बाई डायरेक्शनल था। हाँ, कि फ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो बाई डायरेक्शनल है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू द पेरेंट्स, के पेरेंट्स का भी फायदा होता है। ये था सिम्बायोसिस मॉडल। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब एक और मॉडल जो है ना, ये अल्बर्ट और ग्यूबरनिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये प्रेजेंट की। सॉरी, अल्बर्ट और ग्यूबरनिक ने तो सिम्बायोसिस मॉडल दिया था ना, ये ट्रिवर ने जो है ना फिर कॉन्फ्लिक्ट मॉडल दिया। तो जो कॉन्फ्लिक्ट मॉडल है ये बेस करता है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी के ऊपर। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या है, वो ट्रिवर्स ने वो भी पेश की थी। उसमें क्या है कि अब एक इंडिविजुअल के ऊपर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं और एट द कॉस्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स और एट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल पर या चंद इंडिविजुअल्स के ऊपर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं और उससे क्या होता है कि उस इंडिविजुअल की सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो बढ़ जाती है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन अदर इंडिविजुअल्स। क्या मतलब हुआ कि उससे पेरेंट्स की अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस रिड्यूस हो जाती है। अब एक इंडिविजुअल है, ये चंद इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं के ऊपर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते चले जाएं। आप कहेंगे कि जी हमें समझ नहीं आई इस बात की। नहीं ना समझ आई अभी इस बात की? क्यों जी, क्लास को समझ आई इस बात की? बोलो। रिवायदा, कमर जी, हफ्सा, नहीं समझ आई? नो सर, नो सर। नहीं समझ आई। सच बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल या चंद एक इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं के ऊपर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो उससे ऑफस्प्रिंग की तो सर्वाइवल बेहतर हो रही है, उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस बेहतर हो रही है, लेकिन पेरेंट्स की अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस रिड्यूस हो जाती है, वो उसी में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो ऑफस्प्रिंग थे उनको जितना मुनासिब है उतना उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाए। ठीक है, उससे पेरेंट्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस बेहतर हो जाती है। अच्छा, पेरेंटल प्रोविजन मॉडल में तो हमने कहा था कि जो ऑफस्प्रिंग है दे आर द पैसिव रेसिपिएंट्स। ठीक है जी, जो पेरेंट्स देते हैं वो सब्र शुक्र से ले लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मॉडल में हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है, कि ऑफस्प्रिंग जो है वो दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, they try to extract more resources than the parents are willing to provide. जितना पेरेंट्स रिसोर्सेज देना चाहते हैं उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऑफस्प्रिंग ज्यादा लेने के चक्कर में होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ाने के चक्कर में होते हैं, जबकि पेरेंट्स ने अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा, आप सवाल ही पैदा था, आप कहेंगे कि अगर ऑफस्प्रिंग की रिप्रोडक्टिव सक्सेस सर्वाइवल बढ़ रही है और रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ रही है तो ये पेरेंट्स की भी तो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सक्सेस है। अगर किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन ज्यादा हों या ग्रैंड चिल्ड्रन ज्यादा हों
तो ये उस शख्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस ही है ना इनडायरेक्टली। क्यों भाई, बोलो। यस यस सर। सर। तो फिर Yes, क्यों sir. कॉन्फ्लिक्ट है? फिर हम क्यों कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, कि पेरेंट्स अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं और ऑफस्प्रिंग अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, जी बताएं। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई जी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो जाता है, बताएं। बोलो, कोई समझ आई है कि नहीं आई अभी भी? उम्मे हबीबा ये बताएगी लगता है मुझे। एक्चुअली बात ये है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है उनमें बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है, जाहिर है, डिप्लॉयड है जो। अब उसमें क्या होता है कि 50% जीन्स एक पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है, 50% दूसरा पेरेंट। तो आपके अगर ऑफस्प्रिंग हैं उनमें आपके कितने जीन्स होंगे? 50% जीन्स होंगे। The offspring they are not identical to the parents. बिल्कुल पेरेंट्स के आइडेंटिकल तो नहीं होते। Each parent contribute 50% जीन्स, तो वो 50% तो आपसे मुख्तलिफ हो गए ना। डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस आपकी 0.5 है अपने बच्चों के साथ। अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आपके बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे फर्दर, तो उसमें आपके जो जीन्स होंगे वो कितने होंगे? वो 0.25 होंगे, 25% जीन्स होंगे आपके। और अगर आप खुद रिप्रोड्यूस करें जितना ज्यादा, उसमें आपके 50% जीन्स होंगे। तो कन्फ्लिक्ट तो हो गया कि नहीं हो गया? किस में इनकम ज्यादा है आपकी? अगर आप खुद रिप्रोड्यूस करें, अपने ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करें, तो उसमें आपकी इनकम ज्यादा है कि आपके बच्चों के आगे बच्चे हों और आप उन्हीं पहले बच्चों में खपते रह जाएं और प्रोड्यूस ना करें। ठीक है? या ये बेहतर है कि खुद और शादी रचा ली जाए और बच्चे पैदा कर लिए जाएं, या ज्यादा बच्चे कर लिए जाएं? ये बेहतर स्ट्रेटेजी है, या 2-4 बच्चों के अंदर ही खपता रहे बंदा? जी बताओ, किसमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा होगी? हिफ्सा बताएगी जी। समझ नहीं आई? अभी भी समझ नहीं है आप सर जो लोगों अपने को? चिल्ड्रन होंगे उसमें ही ज्यादा। जी सर जो अपने चिल्ड्रन होंगे उसमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा होगी, जिनमें 50% जेनेटिक मटेरियल मेरी आवाज जाएगा। सही आ रही थी? यस सर, आ रही है आवाज। जितने चिल्ड्रन सर ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव पहले भी आवाज सही आ रही थी कि अब सही हुई है? सही है सर आवाज तो। पहले भी ठीक थी? पहले भी सही आ रहे थे। अच्छा, यस सर, ठीक। यस। तो अब ये इसलिए जो है ना इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बच्चे इस चक्कर में होते हैं कि वो पेरेंट्स से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे आप दाव लगाते हैं, पेरेंट्स सिंपल होते हैं। आप कहते हैं जी, पहले लतीफ़ा ये मशहूर था कि बच्चे कहते हैं कि अब्बू जी ब्लॉटिंग पेपर लेना है, पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें। ब्लॉटिंग पेपर तो उसको कहते हैं ना, फोम सा होता है स्याही चूसने के लिए। अब वो या उस तरह का यानी स्पंज होता है, या प्लॉटिंग पेपर स्याही चूसने के लिए पेपर होता है, सस्ती सी चीजें होती हैं, तो उसके नाम पे ज्यादा पैसे बटोर लेते थे। तो अब भी आप जो है ना कई कई तरीकों से पेरेंट्स से ज्यादा खींचने के चक्कर में होते हैं कि नहीं होते? क्यों जी? क्यों भाई? हिफ्सा नहीं बताती? जी सर। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है इस लिहाज से। तो ये थी ट्रेवर की थ्योरी। तो इसी पे ये ट्रेवर ने जो है ना फिर ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडल पेश किया था। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये एक फिगर दी हुई है। जिस वक्त बच्चे छोटे होते हैं आफ्टर बर्थ, तो बच्चों की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है? अब ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट है ये देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के लिहाज से, कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज ऑफ ऑफस्प्रिंग दी हुई है, अलॉन्ग वाई एक्सिस कॉस्ट टू मदर ओवर बेनिफिट टू ऑफस्प्रिंग, ये रेशियो दी हुई है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कॉस्ट कम होती है पेरेंट्स के लिए, कॉस्ट टू मदर कम होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं कॉस्ट टू मदर बढ़ती चली जाती है।
ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी फूड रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती चली जाती हैं। पहले बच्चे थोड़ा दूध पी रहे थे, जैसे अखराजात बच्चों के बढ़ते चले जाते हैं जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो कॉस्ट टू मदर ज्यादा हो जाएगी, बेनिफिट टू ऑफस्प्रिंग कम होगा। ऑफस्प्रिंग को उतना बेनिफिट नहीं होगा। जिस वक्त कॉस्ट बेनिफिट रेशो 1 से कम होती है, यानी कॉस्ट टू मदर कम होती है, बेनिफिट्स टू ऑफस्प्रिंग ज्यादा हो, तो क्या होगी, रेशो 1 से कम होगी कॉस्ट बेनिफिट रेशो, तो उस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पेरेंट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, मदर प्रोवाइड करती जाएगी, या पेरेंट्स बोथ कर रहे हैं तो करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ेगी, यहाँ पे आप देखें कि एक जगह पे 1 आ रही वैल्यू, ये खास एज पे कॉस्ट बेनिफिट रेशो बराबर हो जाती है। जब कॉस्ट बेनिफिट रेशो बराबर हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए हो? फिर फर्दर जब आगे एज बढ़ती है तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। फिर एक स्टेज आती है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस्ट टू मदर डबल हो जाती है और बेनिफिट टू ऑफस्प्रिंग आधा रह जाता है। तो इट इज द पॉइंट वेयर द इंडिपेंडेंस बाय द ऑफस्प्रिंग इज डिजायर्ड। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो डिपेंडेंस चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट तो 1 पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन बर्दाश्त करते रहे 2 तक बर्दाश्त करते रहे। एकदम अलहदगी नहीं हुआ करती, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते होते हैं। लोग कहते हैं तलाक हो गई, अचानक नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर लावा पक रहा होता है। ठीक है ना? किसी की दोस्ती या ताल्लुकात होते हैं, उनमें दूरी आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है, फिर एक वक्त आता है कि बस फिर अलहदगी हो जाती है। या पार्टनरशिप है, उसमें भी ऐसे ही होता है, इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते। तो यहाँ पर भी जब इख्तलाफात बढ़ रहे हैं तो 2 तक पहुंचेगी सूरत हाल, तो यहाँ पे पेरेंट्स कहेंगे जी नहीं बस अब नहीं, फिर अलहदगी हो जाएगी, बच्चों को अलहदा कर दिया जाएगा। बात समझ गए हो कि नहीं समझे? अब पेरेंट्स चाहते हैं कि जब बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं, तो उस वक्त बच्चों को अलहदा कर दिया जाए और फर्दर बच्चे प्रोड्यूस किए जाएं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाएं। इसमें बेहतरी है, ये नहीं कि पहले बच्चों के साथ ही खपते चले जाएं आप। ठीक है, जब हाँ बहुत जल्दी आप बच्चों को छोड़ दें तो वो भी ठीक नहीं है, वो बच्चों की सर्वाइवल ही नहीं होगी। वो अभी डिपेंडेंट थे, वो इस काबिल नहीं थे कि खुद फूड ले सकते हैं, या वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे अपने आप को प्रेडेटर से, वो भाग नहीं सकते थे, उन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए थी, उन्हें फूड चाहिए थी, उन्हें पेरेंटल केयर चाहिए थी। जब वो इस काबिल हो गए हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं, तो उस वक्त उनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये कैट और किटन्स की हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? क्या बात कर रहे थे? आवाज आ रही है? कॉन्फ्लिक्ट मॉडल पॉइंट जी सर, ग्राफ के सेकंड पॉइंट को देख रहे थे। अच्छा, क्या बात हो रही थी? सर जब
कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो So होती है graph- वो 1 पे पहुंचती है तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हो गया था, आप स्टार्ट ही कर रही हो। मैंने कहा था कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब 1 होता है तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 2 हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाता है, यानी कि फिर अलहदगी हो जाती है। ठीक है, अभी ये स्टार्ट ही कर रही है कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, तो हमने ये कैट और किटन्स की एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। जब बच्चों की एज 20 तक होती है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं, और 20 डेज तक जो नर्सिंग या सक्लिंग्स है, ऑल नर्सिंग बाउट्स और सक्लिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द मदर खुद फीड करवाती है। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखें ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में, तो असल में ये कलर्ड नहीं है, कलर्ड हो तो आपको सही पता चले। जो ऊपर वाली लाइन है ये इनिशिएटेड बाय मदर है, नर्सिंग और सकलिंग इनिशिएटेड बाय मदर। नीचे वाली जो है वो इनिशिएटेड बाय किटन। ये एक्स एक्सिस पे डेज आफ्टर बर्थ है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, तो अब 20 डेज तक जो है नर्सिंग है, ये फीडिंग है, वो इनिशिएटेड बाय द मदर है। फिर 20 से 30 डेज में जो है ना 50-50 हो जाता है। ठीक है जी, दोनों की तरफ से बराबर हो जाता है। यहाँ पे 50% हो जाएगी मदर से और 50% इधर से हो जाएगी, ये यहाँ पे आके ये देखो। अच्छा, उसके बाद दूसरी फिगर के अंदर आप देखें कि 30 डेज के अब बाद जो है ना, क्या होता है कि 30 डेज के बाद तो मदर बिल्कुल रिजेक्ट करती है। 20 डेज तक मदर खुद फीड करवा रही है। 20 से 30 डेज में 50% जो है सकलिंग इनिशिएटेड बाय मदर एंड 50% बाय दी किटन्स। 30 डेज के बाद मदर जो है वो अवॉइड करती है, रिजेक्ट करती है, डिस्करेज करती है नर्सिंग बाय देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वो 100% ऑफस्प्रिंग की कोशिश होती है। यहाँ पे देखें 30 डेज के बाद, डेज आफ्टर बर्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मदर्स गोइंग टू शेल्फ एंड अवॉइडिंग किटन्स, ये और फ्रीक्वेंसी पर पता नहीं क्या है, तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 30 डेज के बाद मदर नहीं फीड करवा रही, बच्चे ही कर रहे हैं, मदर अवॉइड कर रही है, ये वो दिया हुआ डेटा, और वो अवॉइडेंस बढ़ रही है, डिस्करेज जो कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? यस सर, आ गई है समझ। जी सर, आ गई समझ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमें पता चल गया, कॉन्फ्लिक्ट का तो पता चल गया है। कॉन्फ्लिक्ट मॉडल की समझ आ गई आपको कि कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। बच्चे ज़्यादा लेने के चक्कर में होते हैं और पेरेंट्स एक हद तक देना चाहते हैं जितनी बच्चों को ज़रूरत है, और बच्चे दाव लगाने के चक्कर में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑफस्प्रिंग जीत जाते हैं बच्चों से, वो पेरेंट्स से? डू ऑफस्प्रिंग स्टैंड अ chance against their larger, more experienced parents in competitive struggle to maximize inclusive fitness? अपनी फिटनेस को, इंक्लूसिव का मतलब अपनी फिटनेस को बढ़ाने में बच्चे पेरेंट्स से जीत जाते हैं कि नहीं? अपने मोर एक्सपीरियंस और बड़े साइज के पेरेंट्स से जीत जाते हैं कि नहीं? बच्चे पेरेंट्स को कहते होते हैं, अब्बू आपको क्या पता, अम्मी आपको क्या पता। ऐसे ही नहीं कहते आप लोग भी? बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स हमारे पुराने जमाने के, इन्हें पता ही नहीं दुनिया का। पेरेंट्स कहते हैं हमारा तजुर्बा है जिंदगी का। क्यों जी, ऐसा ही नहीं है? झगड़ा होता है। तो आप बताएं, आपका क्या ख्याल है, इस कंपटीशन में पेरेंट्स जीतेंगे कि ऑफस्प्रिंग जीतेंगे? सर जी अब्बू जीत जाते हैं हमेशा। जी सर अब्बू जीत जाते हैं हमेशा। अब्बू जीत जाते हैं? हाँ जी, तुम लोग ज्यादा दाव नहीं लगा जाते, चीटिंग कर जाते होगे? नहीं सर, एंड रिजल्ट में अब्बू जीत जाते हैं। अब्बू जीत जाते हैं। अच्छा, तो इसमें ट्रिवर का ये कहना है
कि इसमें ऑफस्प्रिंग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे ऑफस्प्रिंग? कि जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन, वो फेवर करेगी पेरेंटल अटेंटिव ऐसे सिग्नल्स को जो पेरेंट्स की अटेंशन को ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। सिग्नल्स बाय द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग ऐसे सिग्नल्स देंगे पेरेंट्स को जिनसे पेरेंट्स की अटेंशन ज़्यादा हासिल की जा सकती है। आपने देखा है छोटे बच्चे वो जिद करके रो रुला के पेरेंट्स से हर चीज़ ले लेते हैं, और ये भी मशहूर है बात कि बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ठीक है, अब पेरेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए वो इस तरह के सिग्नल देंगे कि मैं तो मर गया, मुझे भूख लगी है, मैंने ये है वो है, तरस आ जाएगा माँ बाप को, चलो बना दो ये चीज़ बच्चे को। ठीक है जी, स्पेशल ये भी बना दो, जो पका रहा वो नहीं खा रहा तो ये भी बना दो, या मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये तकलीफ है, हम दर्दियाँ जीत लेंगे। तो ट्रेवर कहता है कि सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगी। देखिए नेचुरल सिलेक्शन में वो चीज़ होती है जो, और इवोल्यूशन में होती है जो थ्रू जीन्स होती है, कि ऐसे जीन्स हैं जिनसे कि ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जो पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन को हासिल कर रहे हैं, तो वो नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगी, अगली जनरेशन में ये चीज़ पास ऑन हो जाएगी। तो पेरेंटल अटेंटिवनेस टू सिग्नल्स फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, बिकॉज ऑफस्प्रिंग आर बेस्ट एट इवेलुएटिंग देयर ओन नीड्स। बच्चों को अपनी नीड्स का ज़्यादा पता है, अपनी ज़रूरियात का बच्चों को ज़्यादा पता है। मुझे अपनी ज़रूरियात का ज़्यादा पता है, मुझे पता है मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी, पेरेंट्स को क्या पता मुझे लगी है कि नहीं भूख लगी। ठीक है ना, अगर मुझे दर्द है तो मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसलिए नेचर वो कह रहे हैं सिलेक्ट करेगी कि ऑफस्प्रिंग में ऐसे जीन्स हों जो पेरेंट्स की ज़्यादा अटेंशन हासिल कर सकें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। अच्छा, अब बात यह है कि अब अगली जनरेशन्स में अब एडल्ट्स को क्या करना होगा? एडल्ट्स को भी ज्यादा प्रोफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग की नीड्स को असेस करे कि एक्चुअल नीड्स उनकी हैं कितनी। ठीक है, तो ये चीज पेरेंट्स में भी आएगी। तो इसके मुताबिक ये है कि पेरेंट्स में भी ऐसे जीन्स होंगे जो कि बच्चों की नीड्स को असेस कर सकें, उनमें भी आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो लेकिन ऑफस्प्रिंग में भी ऐसे जीन्स, उनमें भी ऐसी चेंज आनी चाहिए इवोल्यूशन, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, के जो वो ऐसे टैक्टिक्स इलिसिट करें, ऐसे टैक्टिक्स दें जिससे कि वो मोर एक्सपीरियंस पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें। कन्विंसिंग टैक्टिक्स चाहिए, टू एम्प्लॉय मोर कन्विंसिंग टैक्टिक्स पेरेंट्स को, ऑफस्प्रिंग को करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अच्छा, अब ये मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, थोड़ी सी रह गई बात उसे हम मुकम्मल करेंगे। एक और साइंटिस्ट है रिचर्ड अलेक्जेंडर, वो डिसएग्री करता है ट्रेवर के साथ। ठीक है, वो कहता है कि जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पेरेंट्स जीतेंगे। अलेक्जेंडर क्या कह रहा है? रिचर्ड अलेक्जेंडर वो ट्रेवर के कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता है, उसकी थियरी से। वो कहता है कि ऑफस्प्रिंग जीतेंगे, सॉरी पेरेंट्स जीत जाएंगे। क्यों पेरेंट्स जीत जाएंगे? अलेक्जेंडर कहता है कि पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, एंड ऑफस्प्रिंग्स दे आर एट द मर्सी ऑफ देयर पेरेंट्स, and offsprings they are tolerated and manipulated for the sole purpose of increasing parental fitness. वो पेरेंट्स अपनी फिटनेस को इंक्रीज करने के लिहाज से ऑफस्प्रिंग को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। पेरेंट्स, वो कह रहे हैं पेरेंट्स जीतेंगे, ऑफस्प्रिंग नहीं जीतेंगे। और उसका ये कहना है अलेक्जेंडर का कि अगर कोई ऐसी एडेप्टेशन जो ऑफस्प्रिंग की सक्सेस को फैसिलिटेट करे, उसको बढ़ाए, वो इवॉल्व नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ऐसे जीन्स जो एक्स्ट्रा पेरेंटल इन्वेस्टमेंट को एक्सटॉर्ट कर सकें, हासिल कर सकें, अगर वो अगली जनरेशन में पास ऑन होती है
तो जो आज के ऑफस्प्रिंग हैं ये कल के पेरेंट भी तो बनेंगे। आज ये अपने बच्चों से ज्यादा खींच रहे हैं तो यही जीन्स अगली नस्ल में पास ऑन होंगे, तो कल इनके बच्चे इनसे ज्यादा खींचेंगे, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, किसी को भी फायदा ना हुआ। तो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। इट सीम्स डजंट सीम लॉजिकल। ठीक है, समझ रहे हो? दलील बड़ी स्ट्रांग है अलेक्जेंडर की। क्यों जी, अलेक्जेंडर की दलील आपको कैसी लगी? ठीक लग रही है जी? और डेली एंड विल्सन साइंटिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर का पॉइंट है वो ठीक है कि अगर ऑफस्प्रिंग चीट करते हैं पेरेंट्स को, कल उनके बच्चे भी उन्हें चीट करेंगे।